तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। का स्वागत करता हूं मैं अपनी आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 2021 का सीडीपी सेक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीडीपी सेक्शन के 30 प्रश्न, जो कि आपके लिए एक मॉक टेस्ट का भी काम करेगा और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी आपका काम करेगा। क्योंकि ये 2021 का हमारा पेपर है, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि आप में से बहुत लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे और आपके लिए ये करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जो बोर्ड होता है वो पिछले प्रश्न उठा के ही रख देता है, वो भी एज इट इज़ उठा के रख देता है। तो इसलिए अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो आज हम सीडीपी का सेक्शन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेक्शन। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने सीडीपी के लिए एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप हमारे चैनल पर जाकर उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सहायता मिलेगी और आप वहाँ सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो का हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिताओं के लिए को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एक शिक्षक का एक कक्षा में सबसे अच्छा धर्म यही होता है। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या फिर निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो हमारे क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। क्योंकि जो बच्चा होता है वो सबसे पहले जो सीखता है वो अपने परिवार से ही और परिवार के वातावरण से ही सीखता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रथागत चरण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सांस्कृतिक उपकरणों पर के महत्व को जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि स्कीमा या मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं अपने संज्ञानात्मक संरचनाओं को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि विचार या सोच में केंद्रीकरण जो है वह हमारे विकास का मुख्य गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है।
विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, विकास बहुआयामी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विकास बहुआयामी होता है, यानी कि डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, यानी कि सेंसरी, कॉन्क्रीट एंड देन एब्स्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विविधताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण रूप से देखा जाना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, अभिवेदी या समरूपी निर्देशों पर, सामाजिक पहचान के आधार पर, छात्रों के अलगाव पर, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर। क्वेश्चन नंबर 14 है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम, यानी कि जो हमारा डिसेबिलिटीज़ एक्ट है, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंद छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो शब्दावली है वो सही है, यानी कि दिव्यांग जो व्यक्ति होता है उनके लिए किस तरह की शब्दावली प्रयोग करना उचित होता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, यानी कि छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अगर हम इसे मंद छात्र या फिर विकलांग छात्र या फिर छात्र जिसका अशक्त शरीर है ये कहते हैं तो ये एक गलत चीज़ होती है। इसीलिए इस अधिनियम के अनुसार एक उपयुक्त शब्दावली दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? इसमें पूछा गया है क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है। सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अपसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है वह हमारे सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण होता है, यानी कि एक आइडेंटिफाइंग सिम्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या फिर विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। क्वेश्चन नंबर 20 है। शर्मिंदगी डैश का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्न में से अध्यापन अधिगम को का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद रखना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, या फिर अनुकरण या नकल को दोहराना। करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यानी कि एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 22 है। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती हैं। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियों करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है।
करेक्ट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तब बच्चे को सीखने में ज़्यादा कठिनाई होती है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। कोई भय नहीं होगा तो बच्चा आसानी से सीख पाएगा। संतुलित उत्तेजना होगी तो वो उसे और सीखने के लिए प्रेरित करेगी, यानी कि हद से ज़्यादा भय भी खतरनाक है और कोई भय ना होना भी खतरनाक है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, प्ले एन एक्टिव रोल इन दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, योग्यता सुधार्य है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बार बार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अन्वेषण और संवाद, यानी कि इंक्वायरी एंड डायलॉग। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वनियमन, आत्मकेंद्रित मनोवैज्ञानिक विकार, यानी कि कॉग्निटिव इमैच्योरिटी, सेल्फ रेगुलेशन, ईगोसेंट्रिसिज्म या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि स्वनियमन, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 29 है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना आनुवंशिकता पर, ना पर्यावरण पर, या फिर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, क्योंकि जो बच्चा सीखता है वो दोनों पर डिपेंड करता है, उसकी आनुवंशिकता पर भी और उसके पर्यावरण पर भी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। आप में से जो भी भाई बहन हमारे वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, जो भी नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और आप पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर करा है, और ध्यान से इसकी प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। इसकी प्लेलिस्ट में हमने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए CDP की बनाकर रखी हुई हैं। थैंक यू।